चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे थे। डिविडेंड डिसीजंस के कुछ सम्स आपको दिए थे, क्या स्टेटस है उनका, हो गए सॉल्व? तो डाउट्स देख लेते हैं। हमने रिवर्स में स्टार्ट किया था। लास्ट जो यहाँ पे सम सॉल्व किया था वो कौन सा था? 14th पे बात हुई थी। 14th क्वेश्चन 13 मैंने आपको ना बोला था, ये सेम ही सम था वो। आई थिंक 12th से बाकी था ना। रिवर्स में चलते हैं, देख लो 12th में कोई डाउट हो किसी का? पेज नंबर 16.14। बोलो 12th 11th 10th। टेंथ वाले में चलो देख लेते हैं क्या। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,50,000। ओके, कंपनी हैज 1 lakh number of equity shares, face value ₹10, fully paid up. Current market price of equity share ₹85. Income tax 30%. What will be the PE ratio for the company? Okay, price to earnings ratio। तो आपको पी रेशियो निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक प्राइस चाहिए और एक चाहिए अर्निंग पर शेयर। दैट इज द फॉर्मूला। जनरल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, तो डिविडेंड डिसीजंस तो ठीक है अपने आप में, लेकिन पी रेशियो निकालने के लिए बोल दिया। तो हमने पी रेशियो पे बात की थी, तो मैंने आपको बोला था एमपीएस अपॉन ईपीएस, दिस इज पी रेशियो। और अगर इसका रिवर्स कर दे तो आपका के ही आ जाता है, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर लगाओगे तो पता चल जाएगा कि इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन कितनी। ये बात हुई थी हमारी। अब इसके लिए आपके पास डेटा में मार्केट प्राइस तो दे रखा है 85, वो तो है ही। ढूंढना क्या पड़ेगा? ईपीएस। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए चाहिए प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल कि भाई उनके लिए कितना पैसा अवेलेबल है। डेटा में आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,50,000। तो इसमें सबसे पहले तो हम टैक्स पे करेंगे। कितना बोला? 30% बोला। 30% टैक्स पे करने के बाद कितना बच रहा है? अमाउंट बता दो ना। 1225। दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर टैक्स। अभी इसमें से और किसी को कुछ देना नहीं है। बाई चांस अगर इसमें कहीं प्रेफरेंस शेयर्स होते, सपोज सेड बाय द वे वाला पॉइंट आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता पहले, उसके बाद जो बचता उसको बोलते हैं हम अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट अभी यहाँ पे प्रेफरेंस वाला पॉइंट नहीं है, सो दिस इज द फाइनल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने बोले हैं 1 लाख। ये डिवाइड कर दो, जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ईपीएस। कितना आ रहा है डिवाइड करके? 12.25। दिस इज योर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अब ये यहाँ पे आप पुट कर दो और वैल्यू निकालना, कितना आ रहा है? मैच हो रहा है आंसर? कितनी वैल्यू आ रही है? दिस इज योर पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, तो इतना सा हम 4 मार्क्स में पूछा है। तो कितनी बार ऐसा होता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल नॉलेज भी टेस्ट कर लेते हैं। पीई रेशियो क्या होता है पता है तो आप निकाल सकते हो। इसमें कोई वॉल्टर गॉर्डन कुछ भी यूज नहीं हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलो इसके पहले वाला 9th में कोई क्वेरी? ये तो डायरेक्ट वॉल्टर मॉडल पूछा हुआ है। बोलो 8 वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको करेक्शन भी कराया था। हुआ है सॉल्व? इसमें जो प्रीटी लिमिटेड वाला है उसमें इन्होंने क्या है ना, डिस्काउंटिंग में गलती से 15% ले लिया रेट, 0.15। मैंने आपको बोला 10% है, बस उतना करेक्शन था। तो उस हिसाब से 80 और 100 ये दो आंसर आ रहे थे। सेवेंथ वाला क्वेश्चन तो रिपीट आ गया एग्जैक्टली जो अभी किया वही, तो ये तो सेम ही हो गया। अच्छा, एक ही जैसा सम 2 बार पूछा देखो, और बहुत क्लोज, जून 16 और दिसंबर 17।
फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये अपना अप्रोच वाला टाइप हुआ था ये सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। इसमें कोई डाउट किसी का नहीं? क्वेश्चन 5 में एक रिद्धि का मैसेज आया था, उसको डाउट है, देख लेते हैं क्या ऐसा पॉइंट है। पहले पॉइंट में तो उन्होंने मार्केट वैल्यू पर शेयर पूछी है एज पर वॉल्टर्स मॉडल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करना है, तो आई थिंक इसमें तो क्वेरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वही सारे पॉइंट्स थोड़े से जो वेरिएशंस है उसमें हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है डिविडेंड पे आउट रेशियो टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹40। इसमें क्या है ना, अल्टीमेटली उन्होंने वो मिसिंग फैक्टर चेंज कर दिया। सेकंड वाले पॉइंट में उन्होंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि प्राइस जो है वो ₹40 रखनी है। अब नॉर्मली जो अपना वॉल्टर का फॉर्मूला है उसको अपने फॉलो करें बाय डिविडेंड, फिर अर्निंग माइनस डिविडेंड इनटू रिटर्न डिवाइड बाय केई होल डिवाइड बाय केई, ये नॉर्मली रहता है। अब इसमें ऐसा बोल दिया कि आपको प्राइस जो है ₹40 फिक्स रखना है, मतलब ये पहले ही फिक्स कर दिया। अब बोला इस हिसाब से अगर हम चले तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, तो मिसिंग वाला पार्ट जो है वो ये हो जाएगा, ये मिसिंग हो जाएगा। अब इसमें भी आपको सम में जो अर्निंग दे रखी है वो ₹4 दी हुई है, तो वो तो डेटा है ही। डिविडेंड पे आउट कितना रखें वो नहीं पता है, तो डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा। तो जो डी है वो हो गया मिसिंग फैक्टर। अब फॉर्मूला वही रहने वाला है, मिसिंग फैक्टर चेंज x प्लस 4 माइनस एक्स, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% इंटू 15% डिवाइड बाई 12% होल डिवाइड बाई अगेन 12%, और ये ₹40 तो है ही। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आप फाइंड करोगे इसमें से आपको पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉल्यूशन में से ले लेते हैं। x की वैल्यू इनकी आ रही है 0.8, ये है आपका डिविडेंड का अमाउंट। अब अगर डिविडेंड का अमाउंट आ चुका है तो पे आउट रेशियो निकालना है, तो इसके बेसिस पे हो जाएगा डिविडेंड 0.8 और जो आपकी अर्निंग है वो 4 इंटू 100 करोगे, दिस इज 20%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो हो जाएगा 20%। तो इसमें थोड़ा सा खाली मैथमेटिकली ट्विस्ट करने की कोशिश की है कि डिविडेंड जो है वो मिसिंग कर दिया और प्राइस दे दिया। नॉर्मली उल्टा होता है, प्राइस फाइंड करते हैं बाकी सब अवेलेबल होता है। तो ये सब वेरिएशंस वो लोग फॉर्मूला में खेलते रहेंगे और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर उनके पास भी कुछ करने के लिए है नहीं। ऑप्टिमम मतलब कितना डिविडेंड देंगे तो हमारे शेयर की वैल्यूएशन बेस्ट होगी, वो आर और के का कंपैरिजन, बस और कुछ नहीं। अगर आपका आर 15% है और के 12% है तो पे आउट रेशियो तो 0 होना चाहिए। ऑप्टिमम बेस्ट तो वही है कि आप पूरा मतलब कुछ भी पे मत करो तो आपके शेयर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो में आपको सिर्फ थियोरेटिकली उस चीज का आंसर देना, उन्होंने वही किया होगा। ग्रोथ फॉर्म है ना ये, फिर लॉजिकल कंपैरिजन। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू पर शेयर एट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, बस वही ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है क्या 0, डिविडेंड देना ही नहीं। तो यही फॉर्मूला में आप डी को 0 रख दो और बाकी कैलकुलेशन करके देख लो कि प्राइस कितना आता है। वो जो प्राइस होगा वो आपका बेस्ट प्राइस होगा। अब ये 0 हो गया तो फिर पूरा अर्निंग ही तो बचा, तो अर्निंग इंटू 15/12 होल डिवाइडेड बाई 12%, दिस इज पी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है वैसा। चलो तो ये भी हो गया। इसके पहले फोर्थ वाला मैंने पेंडिंग रखवाया था ना, फोर्थ वाला वो है जो अपन लास्ट में सॉल्व नहीं कर रहे थे, गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल, उसका उन्होंने यूज किया हुआ है। मैं लास्ट में करवाता हूँ, बाकी सम्स देख लो पहले। थर्ड वाले में कोई क्वेरी? थर्ड में भी रिद्धि का डाउट आया हुआ है, क्या पॉइंट हो सकता है इसमें? देखो पहला तो पॉइंट सेम ही है, डिविडेंड डिक्लेयर करे और ना करे उस हिसाब से दो प्राइजेस, तो सिमिलर पॉइंट पे क्वेश्चन है। और फिर वापस इन्होंने वैल्यूएशन ही निकाली है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाती है, फंड ज्यादा रेज करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इशू होंगे। टैली तो हो ही रहा है, एक बार पूछ लेंगे क्या क्वेरी, क्योंकि सेम फॉर्मेट पे ही सम है। देखो पुराने टाइम पे वो लोग कितने वेटेज में पूछते थे। ये थर्ड वाला सम देखो 12 मार्क्स का पूछा हुआ है, देखा आपने वेटेज, जून 2013 दिसंबर 2013, सिमिलर सम बैक टू बैक आ गया 12 मार्क्स।
और आज ये सम पूछेंगे तो 5-6 मार्क्स, समझ आ रहा है। तो तब जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको इतने ही सम के 12 मार्क्स मिल गए, पेपर तो 100 मार्क्स का ही था, तो कंपेरेटिवली आपको कम सम सॉल्व करने पड़ते थे, लेकिन मार्क्स जो है पर क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते थे। अब आज की डेट में ये 5 to 6 मार्क्स मैक्सिमम, उससे ऊपर जाएगा भी नहीं, तो वैसे भी होता था। चलिए इसके पहले प्रॉब्लम नंबर 2 दिया था मैंने आपको, नहीं ना, नहीं दिया था, और फर्स्ट वाला दिया था ना, फर्स्ट वाला हो गया ठीक, एक ही पैटर्न के सम से। सेकंड में देख लेते हैं क्या है। डेटा दे रखा है आपको, हर साल के एंडिंग पे ईपीएस कितना है और डिविडेंड कितना है। 10 lakh equity shares are issued and majority of these are owned by the private investors. There is no debt. Company has been experiencing difficult trading conditions over the past few years. In the current year, net earnings are likely to be 2.2 CR, which will be just sufficient to pay a maintained dividend of rupees 22 per share. You are required to comment on the company's dividend policy between 2015 to 16 and 19 to 20 and on its possible consequences for earnings. अच्छा, थियोरेटिकली आपका कमेंट मांगा हुआ है कि जो पे आउट कर रहे हैं जैसा चल रहा है, तो आपका क्या कमेंट है, सही जा रहा है गलत जा रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड देख के कुछ समझ आ रहा है? जिस तरीके से अर्निंग्स का फ्लो है, जिस तरीके से डिविडेंड दिया जा रहा है, पॉलिसी के ऊपर आपको क्या कमेंट करना है? सही जा रहे हैं, कुछ गलती हो रही है? अब आज की डेट में ऐसा आ गया है कि जो अर्निंग्स है उस हिसाब से जस्ट ये 22 रुपए जो लास्ट डिविडेंड दिया था ना, उतना ही मेंटेन कर पाएंगे, उससे ज्यादा पे करने के लिए तो प्रॉफिट ही नहीं है हाथ में। क्योंकि 10 लाख इक्विटी शेयर है, 2.2 CR आपने कमाया है, आई थिंक वो 22 रुपीज पर शेयर ही बैठ रहा है, मतलब सारी अर्निंग्स चली जाएगी आपकी। अगर 22 रुपए डिविडेंड जो लास्ट ईयर दिया था, इस साल भी आप मेंटेन करते हो, 22 तो देना ही है, तो फिर आपके पास हाथ में 0 रुपीज बचेंगे। तो जो यहाँ तक ये जो सिचुएशन आ गई है ब्रेक इवन, कि जितना कमाया सारा बांट दोगे तो जाके वो सेटिस्फाई होंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो ये सिचुएशन क्यों आई? तो जो पास्ट ट्रेंड है उसमें आपको देख के कुछ फॉल्ट लग रहा है जिस वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए? क्या कहना है आपका? ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला की बात नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो देखो आपको समझ आएगा। ट्रेंड देख लो 2016 से 20 तक चीजें कैसे बदली है, उसके बेसिस पे क्या कहना है आपका? ऑब्जर्वेशन से कुछ समझ आ रहा है? हाँ सही है, कंटिन्यूसली इन्होंने डिविडेंड जो है वो बढ़ाया है। और सामने अर्निंग्स का क्या हो रहा है? अर्निंग्स रिड्यूस हो रही है। तो आपको लग रहा है ये पॉलिसी सही है? घटती कमाई में डिविडेंड बढ़ाए जा रहे हो, पर शेयर इनकम रिड्यूस हो रही है। 2016 में एक शेयर पे आपने 32 रुपए कमाया था, उसमें से आपने 17.5 दिया था, चलो 60% के अराउंड या 55% कुछ होगा पे आउट रेशियो। फिर आपकी कमाई अगले साल 4 रुपए कम हो गई, आपने डिविडेंड 1 रुपये और बढ़ा दिया, और देखो रेशियो कितना चेंज हो गया। फिर 28 में से 18 रुपए तो बढ़ गया, बहुत ज्यादा रेशियो हो गया पे आउट। 18 में और देखो कमाई घट गई, डिविडेंड बढ़ाए जा रहे हो, कैसे चलेगा ये? फिर कमाई स्टेबल है, फिर डिविडेंड बढ़ा दिया, फिर कमाई घटी और डिविडेंड बढ़ा दिया। तो अब देखो ईपीएस और डीपीएस के बीच का मार्जिन कम करते जा रहे हो। जहां 50-55%, 60% पे आउट था, वो आप 90% पे ले आए। और अब हालत ऐसी हो गई कि 22 रुपए का एक बार लालच लगा दिया शेयर होल्डर को, वो 22 से नीचे जाओगे तो दिक्कत है, आपको डर लग रहा है कि कम कैसे कर दे, और 22 देने के लिए बचा ही 22 रुपए। तो फॉलिंग ईपीएस में आप डिविडेंड पर शेयर मेंटेन तो चलो आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ये कब तक चलेगा? तो आपकी पॉलिसी स्टार्टिंग से ही गलत जा रही है। अगर अर्निंग रिड्यूस हो रही थी तो आपको डिविडेंड बढ़ाना तो नहीं चाहिए था। एटलीस्ट आप डिविडेंड 17.5 पे आ गए थे, 17.5 ही रखते, 17 रखते, 18 रखते, लेकिन ये जो 22 तक चले गए वो गलती है। और कमाई बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, पे आउट ज्यादा कर दिया, तो ये चीज फॉल्ट में आ गई। या तो डिविडेंड थोड़ा कम रखते, पैसा हाथ में रखते, तो मे बी अर्निंग बढ़ा सकते थे, लेकिन पहले से इतना हायर डिविडेंड देना सही नहीं है। तो जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कि स्टार्टिंग से थोड़ा एक रीजनेबल रेंज में ही डिविडेंड पे आउट करो। शुरुआत में अच्छी कमाई आ गई, बढ़ा के डिविडेंड दे दिया, अब आदत डाल दी,
फिर उसको धीरे धीरे ग्रो करने का एक प्रेशर हो गया और कमाई उतनी ग्रो हो नहीं रही, तो ये पॉलिसी उतनी फेवरेबल नहीं है। जो आप पहले से डिविडेंड ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी प्रेशर में होता है, हमें अच्छा दिखाना है अच्छा दिखाना है, उस चक्कर में थोड़ा ज्यादा पैसे दो, पर पीछे फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो लॉन्ग टर्म चलाना है तो ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म में देखो काम कर गई होगी, इन्वेस्टर ने शेयर की वैल्यू अच्छी दे दी होगी, बट आज जब उसको दिख रहा है कि 22 ही कमाया और 22 ही दे रहे, बची कुछ नहीं रहा है, वैल्यूएशन वापस ड्रॉप हो जाएगी। तो जो आपने हाइप क्रिएट किया ना अननेसेसरी, जो रियलिस्टिक नहीं था, वो हाइप बबल बस्ट हो जाएगा। 4-5 साल चला बबल बस्ट हो गया, तो वो नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और ये चीज तो आप सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो, उसमें फॉर्मूला क्या समझाओगे, एनालिसिस ही करना है वैसा। तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा है, और अच्छा है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड का एप्लीकेशन होता है और कुछ भी नहीं। अब जो बचा है प्रॉब्लम नंबर 4, वो मुझे देख लेने दो क्या सीन है उसमें। ठीक है तो वो गॉर्डन रिवाइज्ड फॉर्मूला वाला ही, जो P2 वाला लास्ट में किया था अपन ने, मैंने आपको बोला था क्रैकर में कोई सम प्रॉपर हुआ तो देख लेंगे। Anurag is invested in a share whose dividend is expected to grow at 15% for 5 years and thereafter at 5%. हाँ वही पैटर्न है, till life of the company. Find out the value of share if the current dividend is 4 rupees and investors required rate of return is 6%. तो KE तो 6% है। देखो ये स्टैंडर्ड पैटर्न का सम है, गॉर्डन के रिवाइज मॉडल में भी यही हो रहा था। वहां पे ना पहले 2 साल तक 25% बढ़ा था, फिर 5% बढ़ा था। अब ऐसे सम में ना अपने पास चॉइस नहीं है, जब तक ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट दिख रहा है उसको तो हमें स्किप करके आगे जाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले 5 साल तक 15% का ग्रोथ रेट है, उसके बाद ग्रोथ रेट आया 5% पे, आपका KE 6% है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाने जाओगे गॉर्डन का D1/KE - G, तो वो 15% वाले में तो सेट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो KE है वो 6 है और ग्रोथ 15 है, तो 6 - 15 कैसे हो सकता है। तो जब तक ये 15% चल रहा है ना, उसको तो आपको जोड़ जोड़ के आगे तक जाना ही पड़ेगा। जब वो ग्रोथ 6% से कम पे आएगा ना, तभी हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि गॉर्डन के फॉर्मूला का बेसिक अजम्पशन ही ये था कि ग्रोथ विल ऑलवेज बी लेस देन KE। तो जब तक ग्रोथ KE से ज्यादा है तब तक वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वो उसके अजम्पशन की लिमिटेशन है। आपको कैलकुलेशन देखनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ है वो रिलेट तो इजीली हो जाएगी। पहले साल का हमारा करंट डिविडेंड अभी का है 4 रुपए, ये दे रखा है। तो डिविडेंड किस रेट पे ग्रो करेगा, 15% पे, वो आप निकाल सकते हो। अगर D0 4 रुपए है तो D1 कितना होगा, 4 रुपए प्लस 15% ग्रोथ। ठीक है, तो देख लो फर्स्ट ईयर के एंड पे डिविडेंड आ गया 4.6, वो आप टैली कर सकते हो कैलसी पे साथ साथ में। 4 रुपीज पे प्लस 15% कर दो, ठीक है, 4.6 आएगा। 4.6 के बाद सेकेंड ईयर का ग्रोथ फिर से 15%, तो उस पर प्लस 15% करते जाओ। तो 5.29 जो इनका आ रहा है वो आना चाहिए, आ रहा है 5.29 आया, प्लस फिर से 15% 6.08, उस पर और 15% प्लस 7, फिर से 15% प्लस, ये चलता रहेगा। 5 साल तक तो 15% का ग्रोथ होगा। तो डिविडेंड 4 रुपए से बढ़ के 8 रुपए 5 पैसे तक पहुंच रहा है। इसके बाद अब जो ग्रोथ होगा 5% होगा, तो फिर वो 8.05 पे आपको 5% प्लस करना है, 15 नहीं, क्योंकि छठे साल से ग्रोथ रेट जो है 5% पे रहेगा और वो स्टेबल है। तो ये सब स्टोरी इन्होंने समझा दी। तो चलो डिविडेंड का तो कैलकुलेशन आपको समझ आ गया। अब जो पॉइंट है प्राइस निकालने का, कि आज की शेयर की वैल्यू कैसे निकाले, तो डायरेक्ट P0 तो नहीं निकलेगा, इसमें ना पहले आपको P5 निकालना पड़ेगा। 5 क्यों, क्योंकि 5 साल तक ग्रोथ रेट 15% था। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट है ये कहाँ जाके खत्म हो रहा है, 5 साल के एंड पे खत्म हो रहा है। तो बिकॉज आपका टारगेट है P0, बट आप डायरेक्ट P0 पे नहीं आ पाओगे। वो सब में भी अपन ऐसे ही कर रहे थे, पहले अपन ने P2 निकाला था, लेकिन पहले 2 साल का ग्रोथ रेट KE से ज्यादा था। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पहले 5 साल का जो ग्रोथ रेट है ना वो 15% है, विच इज ग्रेटर देन KE। तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो है P5 5 साल के एंड पे। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा 5 साल के बाद का प्राइस, फिर इसको फिर से डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, डायरेक्टली नहीं हो रहा। नॉर्मली गॉर्डन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसमें हमने देखा था D/KE - G, सीधा सीधा आज का प्राइस मिल जाएगा। बट ये फॉर्मूला को गॉर्डन ने खुद रिवाइज किया जब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने बोला पहले यहाँ पे ना ये निकालो जहां पे भी ग्रोथ नॉर्मलाइज हो रहा है, यहाँ तक 15% ग्रोथ है, इसके बाद 5% ग्रोथ है, नाउ दिस इज लेस देन KE। बोले ये मेरे अजम्पशन से मैच करता है। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है उस सबको डिस्काउंट करके आप पहले यहाँ ले आओ, पहले P5 फाइंड कर लो। अब हमने देखा था P0 जब होता है तो इट इज D1/KE - G। तो अगर आपको P5 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, D6/KE - G। इसलिए अपन ने वो डिविडेंड जो है वो ऐड कर करके फाइंड किया। तो आपका जो D6 आ रहा है वो आ रहा है 8.45, जो लास्ट में आपने कैलकुलेट किया
के ई जो है दैट इज 6% और ग्रोथ तो इन्होंने दे रखा है कि कंटिन्यूसली 5% होगा। अब ये करके आप जो है P5 फाइंड आउट कर सकते हो। दिस शुड बी 845 ही होगा ना। देखिए एक ही परसेंट है ना, तो दिस इज योर P5। ये आपका पहला स्टेप था। तो आपने ना यहाँ पे वैल्यूएशन निकाल ली कि इस पॉइंट पे शेयर की वैल्यू होगी 845, बट पॉइंट इज कि हमें आज की वैल्यू चाहिए P0। अब हम यहाँ से इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो वो लास्ट पार्ट जो है वो हम करेंगे तो पता चलेगा कि भाई 845 को डिस्काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। अब ये जो डिस्काउंटिंग है वो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला, 845 डिस्काउंट करने के लिए हमें इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को यूज करना पड़ेगा, के से डिवाइड करते हैं, 6% की एक्सपेक्टेशन है तो ये होगा, और 5 साल से 0 पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो रेज टू 5 डिस्काउंटिंग, सिंपल डिस्काउंटिंग। आप ये करके देख लो, इनसे आंसर मैच करना चाहिए। दिस इज P0 आ रहा है, एक बार मैच कर लो। पूरा आंसर मैच नहीं करेगा बट एक पोर्शन आएगा। ये कितना आ रहा है देखो, आपका आंसर कितना आ रहा है, इनसे मैच नहीं करेगा। 637, 35, 31, 31 थोड़ा दूर हो गया। ओके हाँ पॉसिबल, दोनों का अलग अलग क्यों आ रहा है, सेम आना चाहिए। 635 आ रहा है कि 631 आ रहा है, सिर्फ इसको डिस्काउंट करो 845 को। क्या है 630.6, 631 चेक कर, आ रही है 631, ठीक है। इनके आंसर से आपका फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, उसका रीजन है। चलो ये तो एक बार 631 तो रखते हैं, बट इसमें ना कुछ ऐड होगा। ऐड होने का रीजन बता रहा हूँ। ये जो ड्यूरेशन है इसके बाद ये वैल्यू है 845। हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या देखा था, किसी भी चीज की आज की वैल्यू उससे आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है उसी की प्रेजेंट वैल्यू होती है। 5 साल के बाद आपको शेयर का प्राइस मिलेगा 845, तो उसको आप डिस्काउंट करके यहाँ पे ले आए। लेकिन क्या ये 5 साल में इस शेयर से आपको कुछ मिलेगा डिविडेंड? वो डिविडेंड को हमने इसमें कंसिडर नहीं किया, हमने सिर्फ प्राइस कंसिडर किया। सो दिस इज पार्ट ऑफ द वैल्यू, दिस इज नॉट द कंप्लीट वैल्यू। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हमने वही तो देखा था, फ्यूचर में आप स्टार्टिंग वाला पॉइंट याद कर लो, डिविडेंड प्लस प्राइस डिवाइड बाई 1 प्लस के, वही वाला कर रहे थे ना, फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे थे। तो हमने इसको तो डिस्काउंट कर दिया, ये वाला पार्ट रह गया, समझ आ रहा है? तो इसको भी अपने को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आपको इन सारे पॉइंट्स पे जो डिविडेंड मिला, जैसे यहाँ पे बोला 4.6, ऐसे जो वैल्यूज थी आपकी 5.29, ठीक है, 6.08, 7 जो भी वैल्यूज आ रही है, और लास्ट में आ रही थी 8.05। तो ये सब जो वैल्यूज है ना, इनको भी आपको डिस्काउंट करके लाना पड़ेगा और इसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी फाइनली P0। अब देखो इसमें टेबल में इन्होंने किया हुआ है, आपको सॉल्यूशन वहीं से देखना है तो देख सकते हो। 4.6 को प्रेजेंट वैल्यू पे लाए, 4.34 हो गया, वही 6% पे डिस्काउंटिंग किया 1 साल से। 5.29 को प्रेजेंट वैल्यू पे लाए, 2 साल से डिस्काउंटिंग किया। 6.08 को 6% पे लाए, फिर 3 साल से डिस्काउंटिंग किया। ऐसे करते करते ना सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये पांचों की प्रेजेंट वैल्यू आप जब इसमें प्लस करोगे 631 में, तो आपका आंसर इनके साथ मैच करेगा, जो ये 656 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आ रही है 93 अप्रोक्सीमेटली, वो मैच कर जाएगा। समझ आ रहा है? वहां से आंसर आएगा। प्रेजेंटेशन में से टेबुलर करना है। 660.02 631 प्लस
नहीं 660 आ रहा है, 3 रुपए का फर्क। तुमने कुछ वापस तो प्लस नहीं कर दिया, ज्यादा ऐड नहीं कर दिया ना? 6 रुपए प्लस करके देखो, इनकी वैल्यूज को प्लस करके देखता हूँ। नहीं एग्जैक्ट आ रहा है, कहीं कुछ डबल ऐड कर दिया, कुछ हुआ। ये जो इन्होंने वैल्यूज लिखी है उस हिसाब से तो एग्जैक्ट आ रहा है। प्रेजेंटेशन बता देता हूँ, चलो ऐसे कर लो। ये जो आपके कैश फ्लोज हैं ईयर वाइज चलते हैं, 1 2 3 4 5। डिविडेंड का कैश फ्लो 4.6, 5.29, 6.08, 7.00, 8.05, यही है ना। इन सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। PVIF एट 6%, ये सारे फैक्टर्स भी इनके दे रखे हैं। 0.943, 0.840, और लास्ट में 747। ये सारे आपको करने हैं मल्टीप्लाई। ये जो वैल्यूज आ रही है इसका टोटल करना है, देखो कितना आ रहा है। इनकी जो वैल्यू आ रही है उस हिसाब से इनका 25.93 ऐसा कुछ आ रहा है इसका टोटल, आपका मैच कर रहा है। क्योंकि जो लास्ट में इन्होंने किया ना वो 845, वो तो अपन कर चुके हैं। 631 आ चुका है, वो तो अलग ही पॉइंट है। 4.6 इंटू 0.943, दो डेसिमल पे राउंड ऑफ कर देना एक बार, चलेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, 25.71 आ रहा है। तो ये डिविडेंड वाला जो पार्ट है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड या रिसीवेबल, ये एक पार्ट हो गया। और इसी में लास्ट में ना 5th ईयर में ही आपको शेयर के पैसे भी तो मिलेंगे 845 रुपीज, तो उसको भी हम सेम फैक्टर पे डिस्काउंट करेंगे। 845 इंटू 0.747, दिस इज योर P0। तो इसमें आपका डिविडेंड पोर्शन भी आ गया और प्राइस भी आ गया, ऐसे हो रहा है। ठीक है, समझ आया? तो गॉर्डन्स का रिवाइज्ड मॉडल तब काम आता है जब आपका इनिशियल ईयर्स में ग्रोथ रेट अलग हो और बाद में ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाए। इनिशियल ईयर्स में आपका ग्रोथ रेट है ना KE से ज्यादा होगा, तो जब तक वो KE से नीचे नहीं आएगा तब तक गॉर्डन का मॉडल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें नीचे KE माइनस G आता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जा रहे हैं, जो भी टाइमलाइन होगी, यहाँ पे इन्होंने 5 ईयर्स की टाइमलाइन दी है। 5 ईयर्स के बाद ग्रोथ रेट जो है रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पे जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो सब डिस्काउंट करके पहले हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो जब हमने P5 भी फाइंड किया तो हमने उसमें डिविडेंड वाला पॉइंट कंसिडर किया ही था ना, डिविडेंड के बेसिस पे तो वैल्यूएशन निकाली थी। यहाँ जो वैल्यूएशन आई, अब यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ से आने तक हमें देखना है कि इस पूरे ड्यूरेशन में हमें क्या क्या मिला। तो भाई आपको ना हर साल डिविडेंड मिला है 15-15% पे,
तो वो डिविडेंड की भी तो प्रेजेंट वैल्यू लोगे टू फाइंड आउट द वैल्यू टुडे, और 5 साल के बाद आपको शेयर से जो मिल रहा है उसकी वैल्यू भी आज लेके आओगे। तो ये है आपके 5 साल के डिविडेंड जो ये दे रखे हैं विथ 15% ग्रोथ, और 5 साल के बाद जो वैल्यूएशन आपने निकाली थी वो 845। तो आज अगर P0 चाहिए तो P0 दो चीजों से बनेगा, ये सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू और ये प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू, ये टोटल जो आपका यहाँ पे बन रहा है। ये फॉर्मेट है सम का कि हम कर क्या रहे हैं। तो उस दिन जो अपन P2 वाला कर रहे थे ना, उसमें भी हमने यही किया था। वहाँ 25% 2 साल तक ग्रो हो रहा था, तीसरे साल से 5% हो रहा था, विच वॉज लेस देन P। तो पहले हम P2 पे गए, P2 पे से फिर हमें P0 पे आना है, तो उसके लिए डिविडेंड्स को भी डिस्काउंट करना है और जो प्राइस है P5 अपने आप इस केस में इसको भी डिस्काउंट करना है। तो दोनों को मिला के आपका ये सम बनेगा। यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, कम पूछा हुआ है, आप ध्यान रखना। मैं इसको इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूँ बिकॉज आप पूरा चैप्टर करके जाओगे और सब कुछ छोड़ के ये पूछ लिया, मॉड्यूल में है गॉर्डन्स रिवाइज मॉडल, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है। और ये सबका नहीं बनेगा, ठीक है। इसको कंसेप्चुअली समझ के कितने लोग आए होंगे वी डोंट नो, तो ये थोड़ा हटके टॉपिक है, आप इसको प्रायोरिटी देना कि ये खास पता हो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब सम में जो मतलब पूरे चैप्टर में जो टाइप्स रह गए बहुत लिमिटेड रह गए। एक MM वाला सम बार बार पूछा है, एक वॉल्टर, एक गॉर्डन और एक ही रिवाइज, 4 ही टाइप है। इसी 4 में से आपको कोई ना कोई एक, या अगर ऑप्शन में भी आ गया तो 2 सम मिल सकते हैं। स्कोरिंग चैप्टर मतलब कुछ भी आ जाए इसमें से तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाले हो, पक्का है। ये सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन इस चैप्टर का हो सकता था जो आपको बता दिया। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया इसमें तो पूछ लो, कंसेप्चुअली कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पता चल रहा है ये पूरा। और कोई सम भी मुझे मिलेगा प्रैक्टिस के लिए आपको तो सेम लेवल का दे दूंगा, लेकिन फॉर्मेट यही है। अब इसी सम को भले घर पे वापस सॉल्व करो, समझो कि आप क्या कर रहे हो। ये सब चीजें अगर आपको रिलेट हो गई तो अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके साथ अपना डिविडेंड डिसीजन पूरा यहाँ पे कंप्लीट है विद क्रैकर, मॉड्यूल क्रैकर सब हो चुका है, थियरी हो चुकी है। तो अब इस चैप्टर में मेरे एंड से कुछ भी पेंडिंग नहीं है। आपको कुछ पूरे चैप्टर में पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कंप्लीट, ठीक। बस तो अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे।